अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार दोबारा से नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह हम फिज़िक्स का मास वेट एंड डेंसिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद इसके पास्ट पेपर और इसकी वर्कशीट्स को इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को पीछे किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उससे शेयर कीजिएगा ताकि हम उसका आउटपुट देख सकें और उसको सॉर्ट आउट कर सकें, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको उसका सलूशन कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और उसको शेयर किया, क्योंकि बहुत से कमेंट्स, बहुत से मैसेजेस हम मेरे पास आ रहे हैं जिसको बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है इसके अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल के आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो न्यू लेक्चर होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाया करेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मास वेट एंड डेंसिटी, और मास वेट एंड डेंसिटी को इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। ये IGCSE और GCE दोनों में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों के पेपर 1 में भी इसके MCQs आते हैं, ठीक है। MCQ पेपर में भी इसके MCQs मौजूद होते हैं, क्वेश्चन मौजूद होते हैं, और पेपर 4 में भी, यानी प्रैक्टिकल ऑल्टरनेट टू द प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल पेपर जो होता है उसमें भी इसकी कैलकुलेशन मौजूद होती है। और ओवरऑल पूरे पेपर को भी अगर देखा जाए तो इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो प्लीज़ इसमें फार्मूलाज बहुत कम है, इसमें जो आपकी थिंकिंग है, प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो थिंकिंग प्रोसेस इसमें रखिएगा, फार्मूलाज भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मास वेट एंड डेंसिटी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। मास वेट एंड डेंसिटी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मास वेट एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। मास वेट एंड डेंसिटी में अगर हम उसको देखें, डेफिनेशंस देखें और अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स को देखें तो ये तीनों टोटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डेली रूटीन में हम इनको नॉर्मल, यानी अगर जर्नली देखा जाए तो ये सेम चीजें ही कहलाती हैं। हम जैसे शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं 2 किलो चीनी दे दो, तो हम ये समझते हैं कि शायद उसने वेट दिया है, बट वो वेट नहीं होता, मास होता है। इसी तरह अगर मैं उसे कहता हूँ कि जी मेरा वजन जो है वो माय वेट इज 40 केजी और 60 केजी और 80 केजी, तो मैंने वर्ड यूज किया वेट, लेकिन जनरली तो वो ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेशन और साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रूल से देखा जाए तो मैंने बेसिकली मास को डिस्क्राइब किया कि माय मास इज 80 केजी, नॉट वेट। बट जनरली हम कुछ चीजें बोल देते हैं और वो जो है वो हम उसको समझने के लिए फिर क्वांटिटीज को यूज करते हैं, इसीलिए हमने कहा यूनिट इज द स्टैंडर्ड नेम ऑफ द क्वांटिटी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, और चैप्टर को लेते हुए सबसे पहले मास को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज मास? मास इज मेजर ऑफ द सब्सटेंस इन अ बॉडी। तो अगर इसके मैं दूसरी डेफिनेशन करूं तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों को ऐड करके जो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी बनती है उसको हम मास कहते हैं। तो मास भी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, इट्स कॉल्ड मास। और इसको हम मास इज अ मेजर ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी भी कहा जा सकता है। ऐसा यूनिट फॉर द मास इज किलोग्राम। ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम है, बट अदर यूनिट हम ग्राम, मिलीग्राम और टन्स भी यूज करते हैं इसमें, लेकिन बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम है। यानी एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है। ज्यादातर हम मास को किलोग्राम में ही, यानी एसआई तौर पे किलोग्राम में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग बीइंग बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और इसमें फिजिकल बैलेंस को भी के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन 3 किस्म के बैलेंस हम यूज कर सकते हैं: बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये तीनों चीजें जो होती हैं ये मास को मेजर करने के लिए तीनों डिवाइसेस यूज की जाती हैं। फिजिकल बैलेंस जो होता है वो अगर आपने देखा हो तो लैब में मौजूद होता है, यानी फिजिक्स जो लैब होती है उसमें, साइंस लैब जो होती है फिजिक्स की, उसमें हमारे पास फिजिकल बैलेंस मौजूद होता है। बीम बैलेंस भी सेम उसी तरह होता है, लेकिन जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो फ्रूट सेल करने वाले या सब्जी सेल करने वाले या इसी तरह शॉपकीपर जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आजकल ज्यादातर यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक सेंसिटिव प्लेट होती है, और सेंसिटिव प्लेट के ऊपर कोई भी चीज रखी जाती है वो ऑटोमेटिकली डिजिटल रीडर होता है और वो आपको उसका मास कैलकुलेट करके देता है। तो ये तीनों चीजें हम यूज करते हैं मास के लिए। अच्छा, यहाँ एक और बैलेंस होता है जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं या न्यूटन बैलेंस कहते हैं। तो वो मास के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता, वो हम वेट के लिए यूज करते हैं।
मास के लिए हम 3 बैलेंस यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड बीम बैलेंस। ये 3 हम यूज करते हैं मास के लिए। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक बैलेंस है, इसके थ्रू हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ये हमारे पास डिजिटल बैलेंस है, ठीक है। तो ये डिजिटल बैलेंस होता है। ये हमारे पास जो है बीम बैलेंस की एक शेप आती है। तो ये डिफरेंट 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपना मास को कैलकुलेट करते हैं। अब बात आ जाती है, मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम एवरीवेयर, यानी मास जो है वो हर बॉडी का हर जगह पर सेम रहता है। यानी अगर मैं मास कैलकुलेट करूं एक बॉडी का जमीन के ऊपर और वही मास मैं कैलकुलेट करूं चांद के ऊपर, तो दोनों के ऊपर सेम आएगा। यानी मास का कोई रिलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं है। जैसे देखें, हमें ये पता है कि मास जो है सॉरी वेट जो है वो जमीन पे अलग है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, मीन हम अगर मून की साइड पे ट्रेवल करते हैं या ऊपर जाते रहते हैं, तो हमारा वेट जो है वो कम होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, मीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम जो होती जाती है, तो इससे हमारा मास वेट कम होता रहता है। लेकिन मास जो है वो एवरीवेयर सेम होता है, मास नेवर चेंज। मास को हम चेंज, यानी मास में चेंजिंग नहीं आती अकॉर्डिंग टू द हाइट, अकॉर्डिंग टू द अदर थिंग्स। बट अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें से अलग की जाए तो फिर चेंजिंग आएगी, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फॉर्मूला में चला जाता है। बट अगर मैं लेट सपोज एक पेन है, उसका मास जमीन पे कैलकुलेट करूं और उसी पेन का मास मैं मून पे कैलकुलेट करूं, तो दोनों का सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो मास नेवर चेंज, मास रिमेन सेम एवरीवेयर। अच्छा, मास ऑफ द बॉडी रेजिस्ट टू चेंज फ्रॉम इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी मास जो है ये प्रॉपर्टी भी है एक बॉडी की, जिसको इनर्शिया का नाम दिया जाता है, जिसमें वो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। इस इनर्शिया के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में, मोशंस फोर्सेस के चैप्टर में हम बहुत बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है और क्यों होता है, तो उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। A body is resist to change its motion due to the inertia. Greater the mass, greater inertia. मीन जब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और इसी वजह से उसकी जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो भी ज्यादा होगी। चेंज ऑफ द मोशन या चेंज ऑफ द स्टेट के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ जाएगी। तो मास ज्यादा होने से इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सो दैट वाई द हैवी ऑब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू स्टॉप। यानी जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टॉप करना जरा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होने से इनर्शिया ज्यादा होता है, और वो कंटिन्यूसली मोशन में रहना चाहता है, तो उसके लिए उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम कि मास बढ़ने से इनर्शिया बढ़ जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है वेट। अब अगर वेट की बात की जाती है तो दोनों को अगर कंपैरिजन करके मैं देखना हूं तो वेट टोटली चेंज है। वेट का मतलब है weight of a body is attractive force exert on its due to the gravity। यानी ग्रेविटी के थ्रू जो वेट जो बॉडी के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेट का नाम देते हैं। अगर वेट को हम कैलकुलेट करने के लिए देखें तो ऐसा यूनिट ऑफ द वेट जो है वो न्यूटन है, बिकॉज वेट टाइप ऑफ फोर्स, यानी वेट को भी फोर्स के थ्रू ही लिया जाता है। तो वेट जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, न्यूटन में ही कैलकुलेट किया जाता है इसको। और weight of an object can be measured by using the spring balance, यानी न्यूटन बैलेंस या न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, इस टाइप का हमारे पास बैलेंस होता है जो हम यूज करते हैं वेट के लिए। यानी वेट के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर को यूज करते हैं। इसके अलावा बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हम वेट के लिए यूज नहीं करते। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस, इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी वेट ऑफ द बॉडी जो होती है ये हर जगह चेंज होता है। यानी अगर मैं अपना वेट कराची में करूं तो कराची जो है वो डाउन टू अर्थ है, मीन रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ के करीब है। लेकिन अगर यही अपना वेट मैं जाके मरी में करूंगा तो यानी मरी जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, हिल स्टेशन कहा जाता है। हिल स्टेशन का मतलब होता है थोड़ा सा पहाड़ी इलाका। तो पहाड़ी इलाका का मतलब ये हो गया कि आपकी जो सतह समंदर है उससे वो ऊंचाई पे है। जमीन कराची जो है वो करीब है रेडियस ऑफ द अर्थ के, और मरी जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से थोड़ा दूर है। तो मरी मरी पर और यहाँ पर दोनों पे हमारा जो वेट होगा वो तो टोटली डिफरेंट आएगा। यानी इतना नहीं होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों में फर्क होगा। अगर यही वेट मैं जमीन पे करूं और यही उसी बॉडी का वेट मैं जाके मून पे करूं तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। और वो जो चेंज आता है वो 1.6 के अकॉर्डिंग से आता है। तो वो आपको पता है, वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो वेट जो है वो हर जगह पे चेंज होता रहता है, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट होता है।
अब ग्रेविटेशनल फील्ड की जो हमने बात की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन in which a mass experience a force due to the gravitational attraction. वो एरिया, वो रीजन जहां पर एक मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को क्या कर सकता है, फील कर सकता है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 10 न्यूटन पर केजी। ये जो है ये कांस्टेंट है। हम ओ लेवल में कांस्टेंटली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास अर्थ के ऊपर यानी जमीन के ऊपर 10 न्यूटन पर केजी ही है, ये कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली ये 9.8 होती है, बट क्योंकि ओ लेवल में हमारे पास ज्यादा हम इसको 10 न्यूटन पर केजी ही लेते हैं। ए लेवल में जाके फिर हम इसको क्या करते हैं, ए लेवल में जाके हम इसको जो है वो फिर 9.8 लेते हैं, बट ओ लेवल में रहते हुए हम 10 न्यूटन पर केजी लेते हैं। दिस मीन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्सर्ट ऑन an object of mass 1 kg near to the surface of the moon is 1.6 न्यूटन पर केजी। अगर मैं 1.6 न्यूटन पर केजी लेता हूं तो वो हमारे पास जो है वो क्या आता है, वो अगर हम वेट को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 1.6, और जमीन पे कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 न्यूटन पर केजी के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगी। अच्छा, इसी को आगे अगर साथ हम लेके चलते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन द मास, वेट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है, इसका बनता है वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वेट को हम W से, मास को M से और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी W इज इक्वल टू mg। हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि वेट को इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक वर्क एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी हम वेट का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 25 किलोग्राम, कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास अगर 25 है तो जी जो है वो ऑलरेडी 10 है हमारे पास, तो W इज इक्वल टू mg, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। इसके बाद अगर मैं वो एक दूसरी एग्जांपल करूं कि भाई एक ऑन द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी, ऑन द मून द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.6 न्यूटन पर केजी। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 50 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून? यानी आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ के ऊपर जो है वो 50 न्यूटन है, तो उसका वेट आपने मून के ऊपर कैलकुलेट करना है। हमें ऑलरेडी ये पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के थ्रू वेट जो है वो डिस्टर्ब होता है, वेट कम या ज्यादा होता है, लेकिन मास जो है वो एवरीवेयर सेम होता है। तो जब मास एवरीवेयर सेम है तो सबसे पहले मुझे अर्थ के ऊपर इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू mg, मास इज इक्वल टू W अपॉन g, 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 kg। मास जो है वो अर्थ के ऊपर इसका 5 kg आ गया। यही मास ऑफ द अर्थ के ऊपर जितना इसका आया वही मून के ऊपर वही रहेगा। तो मून के ऊपर अगर वो मास जाएगा तो W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो मास 5 आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो मून पे है 1.6 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। जो मेरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो मून के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 50 न्यूटन अर्थ के ऊपर है, तो इसी तरह उसका जो वेट होगा वो मून के ऊपर कितना आ जाएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी, तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द सेम वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस and then they will weight different amount. For example, एक हमने लिया wood 1 सेंटीमीटर, फिर वाटर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद आयरन मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया। अब इन तीनों का वेट अगर मैं चेक यानी मास चेक करूं तो 0.5 ग्राम वुड का आ गया, 1 ग्राम वाटर का आ गया, एंड 8 ग्राम जो है वो किसका आ गया मेरे पास, आयरन का आ गया। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट मास, तो इसका मतलब है आयरन, एंड देयरफॉर द मोस्ट डेंस, और वही सबसे ज्यादा डेंस भी होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब होगा आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मुझे ये आयरन। अब अगर इसी तरह मैं इसको देखूं तो डेंसिटी की जो वैल्यू आ जाती है, डेंसिटी का जो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, या डेंसिटी की जो डेफिनेशन आ जाती है वो ये है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड डेंसिटी। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मेरे पास डेंसिटी आ जाती है। मास जो होता है वो ग्राम और किलोग्राम में होता है, वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यूनिट ऑफ डेंसिटी बन जाएगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी। अब अगर हम देखें मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम इस ट्रायंगल के थ्रू भी लिख सकते हैं। अगर मास कैलकुलेट करना हो तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो मास अपॉन डेंसिटी, अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मास अपॉन वॉल्यूम।
एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इफ डिफरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी, अगर कोई डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट साइज की चीजें हैं, डिफरेंट साइज की मटेरियल आपके ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उसकी डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसकी डेंसिटी सेम है तो ऑल द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम मटेरियल से ही बनेंगे आपके पास। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ आपके पास आगे इसको लेके चलते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटीज के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मास ऑफ अल्युमिनियम block is 27 gram and volume of it is 10 centimeter cube, तो what is to calculate the density of the block, तो density of the block कैलकुलेट करने के लिए मास हमारे पास जो होगा क्या आएगा, वो 27 वॉल्यूम 10, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 27 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर इन अ रूम मेजरिंग 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, उसके डायमेंशन दिए गए हैं और डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो 1.2 दी गई है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास डेंसिटी मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद है, मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज 1.3 एंड वॉल्यूम इज 30, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 39 किलोग्राम। अब अगर मैं थर्ड एक एग्जांपल लेता हूं, तो उसमें मास ऑफ द ग्लास ब्लॉक जो है वो 125 ग्राम दिया गया है, फिर डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक जो दी गई है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो हमें फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो 125 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास सॉलिड रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट भी होते हैं। डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट भी होता है और इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट भी होता है, तो चलिए हम डेंसिटी ऑफ द रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, तीनों डायमेंशन जब मेरे पास आ जाएंगे तो तीनों डायमेंशंस के बाद उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम के साथ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम के साथ साथ हम उसमें जो है उसके सब मास कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक मास उसका कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आया 240 ग्राम, उसके बाद उसका वॉल्यूम मेजरिंग ली, मेजर के बाद उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद मैं इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज 240, वॉल्यूम इज 424 इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटीज जो है वो कांस्टेंट होती हैं, जैसे मैं आपसे अभी तक कहता आ रहा हूँ, डेंसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है, इसलिए कांस्टेंट डेंसिटीज मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो देखें, अल्युमिनियम की है हमारे पास 2.7, इसी तरह आयरन की है हमारे पास 7.86, ब्रास की है हमारे पास 8.5, इसी तरह वुड की है हमारे पास 0.5, इसी तरह हमारे पास स्टील की है हमारे पास 2.8, ग्लास की है हमारे पास 2.5, लीड की हमारे पास मौजूद है 11.3, मार्बल की है हमारे पास 2.7, और उसके साथ साथ हमारे पास जो लास्ट में मौजूद है वो क्या चीज है हमारे पास, अच्छा, डेंसिटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट, वो तो रेगुलर शेप हो गया। अब इरेगुलर शेप के लिए हम करते हैं, देखें हमने इमेजिनरी सिलेंडर देख लिया, अब हम सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि भाई ये एक इरेगुलर शेप है, इरेगुलर सॉलिड है, इसकी मुझे क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, मास कैलकुलेट करूंगा। जब मैंने मास कैलकुलेट किया तो 360 ग्राम आ गया, वो इमेजिनरी सिलेंडर से हो, सॉरी वो बीम बैलेंस से हो, फिजिकल बैलेंस से हो, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हो, तीनों में से किसी एक के थ्रू आपने इसका मास कैलकुलेट। उसके बाद क्या करूँ, इमेजिनरी सिलेंडर में मैं क्या करूंगा, मैं इसमें वाटर डालूंगा, इनिशियल वॉल्यूम मैंने वाटर का डाला तो वो 50 सेंटीमीटर क्यूब आया मेरे पास। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसको इसके अंदर क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा, तो जैसे इसको ड्रॉप करूंगा तो ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से जितना वॉल्यूम आया वो मैं कैलकुलेट करूंगा, लेट सपोज वो 80 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा, 80 माइनस 50, तो मेरे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। फिर कैलकुलेट द डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या आता है हमारे पास, डेंसिटी की जो होती है वो हमारे पास आ जाती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, अ लैम्प ऑफ मटेरियल मेटल has a mass of 210 gram, it is lowered into a measuring cylinder containing water, the level of the water rise from 35 centimeter cube to 140 centimeter cube, what is the density of the metal,
तो मेटल की लेट्स सपोज मेटल से पहले वॉल्यूम ये था, फिर मेटल डालने के बाद वॉल्यूम ये आया, तो सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 140 माइनस 35 इक्वल टू 105 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 105 इज इक्वल टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास डेंसिटी ऑफ दिस मेटल आ गई। अच्छा, इसी तरह हम अगर दूसरा कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, तो इसको जरा रीड आउट कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा ये भी। अच्छा, अब अगर मैं इर्रेगुलर शेप की बात करता हूं, तो हम एक और तरीके से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम यूरिका मेथड कहते हैं, जिसमें हम यूरिका सिलेंडर यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करते लेते हैं, फिर उसमें क्या यूरिका तक उसमें वाटर फिल कर लेते हैं, और उसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर रख। अब क्या करेंगे, जैसे हम ये ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर ड्रॉप करेंगे सिलेंडर के अंदर, तो ये जैसे इसके अंदर जाएगा, तो ये पानी का लेवल जो है ये क्या इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने से यूरिका के थ्रू वो इस पाइप के थ्रू क्या करेगा, वो इस नीचे सिलेंडर में ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। अब जैसे मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो देखें ये क्या कर रहा है, ये हाइट पे जाएगा, हाइट से पानी नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, नीचे से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को जो हमारे पास नीचे वॉल्यूम आ गया उसको हमने करेक्ट किया, और उसके बाद उसकी रीडिंग करेंगे कितना वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम मेरे पास आया 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज 440 ग्राम्स एंड डेंसिटी वॉल्यूम इज 40, तो 440 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये दोबारा से वही और डेंसिटीज हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई, ये कांस्टेंट डेंसिटीज हैं। इसके बाद अगर मैं गैस की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो सेम इसी मेथड से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे पहले हमने कैलकुलेट की उसी तरह मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। उसके साथ साथ गैस की डेंसिटीज भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। गैस की डेंसिटीज को भी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स मेरे पास मौजूद हैं, सेम इसी मेथड से कि उसकी इनिशियल और फाइनल मास से मैं माइनस करूंगा, और उसके बाद उसको डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा मास अपॉन वॉल्यूम के थ्रू। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी वैल्यू, सारे लेक्चर जो हैं वो ऑन टाइम डिलीवर हो सके। माजरत के साथ चाहूंगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था, इसमें डेंसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।